युवा इस देश की शक्ति है। पूरे विश्व व भारत में जब जब भी बड़ा बदलाव आया है, उसमें युवा शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज का मानना है कि आज देश संकट में है और ऐसे वक्त में देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में भारत स्वाभिमान की युवा इकाई युवा भारत संगठन की प्रांतीय बैठकों का शुभारंभ कल बिहार के मुजफ्फरपुर से हुआ। युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए जब स्वामी जी महाराज पटना पहुंचे तो वहां भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं एवं पटना वासियों ने स्वामी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सड़क मार्ग से स्वामी जी का काफिला जब पटना से मुजफ्फरपुर के लिए निकला तो रास्ते में जगह जगह लोगों ने काफिले को रोककर स्वामी जी का स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर पहुंचने से पूर्व एक स्कूल में ही स्थानीय जनता सुबह से स्वामी जी को सुनने व उनके दर्शन के लिए एकत्रित थी। स्वामी जी महाराज ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया। देश भी एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ भारत की प्राचीन काल की हम ताकत देखते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के वर्मा, बांग्लादेश तक और इधर मंगोलिया, तिब्बत से, नेपाल से लेकर के श्रीलंका, जावा, सुमित्रा, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक अपना देश हुआ करता था। इसको अखंड भारत कहते हैं। वो खंड खंड हो गए और आज भारत की 33 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमाएं हैं। हमने ही 67 साल पहले अपने देश को 3 टुकड़ों में बढ़ते देखा था। आज भी हिंदुस्तान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है। यदि देश को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला तो देश के हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आज अपने देश में इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में एक भी नाम भारत का नहीं है। अर्थात शैक्षणिक दृष्टि से हम कहां खड़े हैं ये हम इस बात से सोच सकते हैं। यूएन की स्थायी समिति में भारत को लेने के लिए यूएन तैयार नहीं। मानी भारत की इतनी दुर्दशा। भारत की रुपए की कीमत डॉलर के बराबर है। हम 60 रुपए 61 रुपए देते हैं तो $1 मिलता अपने को। यानी जब देश आजाद हुआ था तो रुपए, डॉलर, पाउंड करीब करीब बराबर हुआ करते थे। 60 साल में आर्थिक दृष्टि से हम 60 गुना पीछे चले गए। पूरी दुनिया को देखें तो दुनिया तो अपनी रफ्तार से बढ़ रही है। जापान जैसा छोटा सा देश जो बिहार जितना भी नहीं है वो पूरी दुनिया में ताकत के साथ खड़ा है, सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देश दुनिया में ताकत के साथ खड़े हैं। यूके जैसा देश जिसकी आबादी भारत की दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में 20 देश बन सकते हैं, इतना ताकतवर भारत है। लेकिन यहाँ कुशासन के कारण से लोग बस लूटने में लगे हुए। अब बात यह है कि राजनीतिक लोगों ने देश के बारे में नहीं सोचा, तो इस बार मैं एक ही बात ये कह करके बड़े परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों ने यदि देश के बारे में नहीं सोचा तो कोई बात नहीं। अब वोट देने वालों को देश के बारे में सोचना और वोट उसी को देना है जो इस देश को कोई भी गरिमा को दिला सके। इस देश के असली मुद्दे सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता नहीं है। सभी लोग यहाँ पर गैर सांप्रदायिक है, सब आपस में खूब मोहब्बत प्यार करते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हमें को गैर सांप्रदायिकता सिखाएंगी क्या? इस देश का असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, कुशासन। और दूसरी बात यह है कि भाई अब मैंने कहा देश में ताकत बहुत है, उसको सही दिशा में ले जाने की जरूरत है, सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अब बिहार है, अब इस बिहार में इतनी बड़ी ताकत है लेकिन वो ताकत पूरी उभर करके नहीं आ रही है। अब खेती हो जाए तो ठीक है, खेती एक ताकत होती है, इंडस्ट्री दूसरी ताकत होती है, सर्विसेज तीसरी ताकत होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन ये फिर अगली देश की ताकतें होती है। तो बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए चारों तरफ से सोचना पड़ेगा और ये तभी हो सकता है जब बिहार आर्थिक शक्ति संपन्न बने और उसके लिए एक पूरे राष्ट्रीय एजेंडा के तहत यहाँ पर काम होना चाहिए। आप सबको
जिनमें बहुत आशाएं हैं, हौसला है, विश्वास है। मैं एक ही बात कहता हूं कि अब 2014 ये भारत के परिवर्तन का काल होगा और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला इसमें रखी जानी है। स्कूल प्रांगण में उपस्थित जनसमूह को उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल पड़े युवा भारत के कार्यक्रम के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम से पूर्व मुजफ्फरपुर के पत्रकारों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रखा था, जहां स्वामी जी ने अपने विचार प्रकट किए। दुर्भाग्य से भारत की राजनीति सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता पर केंद्रित होती जा रही है। इस देश के लोग स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक, तो लोगों को गैर सांप्रदायिक रखने के लिए किसी पार्टी को एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। हम जन्म से ही सब मत पंथ संप्रदायों का सम्मान करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां हमको गैर सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ाएं, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए राजनीति के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी और इस सब का मूल कारण कुशासन होना चाहिए। और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक गैर बराबरी और कुशासन का मुख्य कारण काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि राजनीति में जिनसे बड़ी अपेक्षाएं की जाती थी, वो लोग भी अब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी, कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से हटकर के टीका और टोपी पर आ गए हैं और इस टीका टिप्पणी में राजनीति की गंभीरता को कम कर रहे हैं। आज हमने यहाँ अपने 5 संगठनों की इकाई में, जो महत्वपूर्ण संगठन की इकाई है युवा भारत, उसकी बैठक रखी है और हमारा युवा भारत का हमने लक्ष्य बनाया है कि एक एक बूथ पर कम से कम 11-11 यूथ, 1 बूथ 11 यूथ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इस तरफ दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है और हम युवाओं से और देश के लोगों से आह्वान करेंगे कि वोट उसी को दें जो युवाओं को कम से कम उनकी संख्या के अनुसार उनकी भागीदारी दे। हर एक युवा को पढ़ाई के बाद में उसकी योग्यता अनुसार नौकरी की गारंटी दे। और तीसरा राजनीतिक मुद्दा कि भारतीय भाषाओं में निःशुल्क रूप से आध्यात्मिक संस्कारों के समावेश के साथ निःशुल्क शिक्षा दे। ये हमारे 3 राजनीतिक लक्ष्य हैं युवा भारत के, और 3 सामाजिक लक्ष्य कि हमारे देश के युवा निरोग बने, निर्व्यसनी बने और पूर्ण जागृत युवा तैयार हों देश में। और दूसरा, देश की राजनीतिक पार्टियां चाहे देश के मुद्दों को भूल चुकी हों, देश के काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक गैर बराबरी, इन समाज के रचनात्मक, सृजनात्मक मुद्दों को लेकर के वो निरंतर समाज में जागरूकता का काम करें युवा। और युवाओं की शक्ति विखंडित है, लगभग हर एक राजनीतिक पार्टी में युवा इकाई है, लेकिन वो इंतजार करते रहते हैं कब कोई बुजुर्ग खिसके और उनकी बारी आए, नहीं तो उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो युवा शक्ति संगठित हो और संगठित हो करके वो अपना अधिकार खुद प्राप्त करे, ऐसे ये 3 हमारे सामाजिक लक्ष्य हैं इस युवा भारत के। और भारत एक आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र बने। हम भारत को कोई मजहबी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते और हम भारत को गरीब राष्ट्र के रूप में भी नहीं देखना चाहते। इसलिए हम एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न, आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाना चाहते हैं। उसके लिए यह हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन प्रयास रहता है। और इसमें 2014 में भी हमारा संगठन एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आज भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 9 से खिसक करके 4 पर आ गई है और हमारे रुपए की कीमत $1 के मुकाबले 61 रुपए दे करके हमें $1 खरीदना पड़ता है। ये बहुत ही
माने खतरनाक स्थिति पर देश की अर्थव्यवस्था को ले जाकर के खड़ा कर दिया है। तो जिस पार्टी की नीतियां, नीयत और नेतृत्व राष्ट्रहित में नहीं है, उसको हराना और उसके साथ साथ चलने वाले जो उसके समर्थक हैं उनको भी सबक सिखाना। हमारा कैंपेन बिहार में, देश में, पूरे देश में तो होगा ही, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि बिहार में हमारा समर्थन बहुत ज़्यादा है। शायद ही बिहार का कोई घर होगा, शायद, जिसमें हमारे समर्थक ना हो। तो हमारे जो समर्थन की शक्ति है उसको हम वोट की शक्ति में तब्दील करेंगे और सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करने में एक बड़ी भागीदारी हमारा संगठन निभाएगा। भारत स्वाभिमान की भूमिका कुशासन को अंत करने के लिए रहेगी और उसमें अच्छे प्रतिनिधि जाएं। वो किस किस रूप में जा सकते हैं, वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे, ये वक्त के साथ तय होगा। जितने भी इस देश के जागरूक नागरिक हैं, आध्यात्मिक संत हैं और जो देश की भलाई चाहते हैं, वो लगभग सभी लोग हमारे साथ में। उत्तराखंड में जो त्रासदी आई उसके लिए आपदा पीड़ितों की सहायता और सेवा से लेकर के उनके पुनर्वास के लिए सबसे पहले पहल पतंजलि योगपीठ ने की है। करीब 50 ट्रक राहत सामग्री आपदा पीड़ितों को पहले पहुंचाई और अब पुनर्वास के लिए भी सबसे पहले पतंजलि सेवाश्रम हमने नारायण कोटी, जो गुप्तकाशी और केदारनाथ के बीच में, वहाँ पर महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास के लिए उनके भोजन, आवास, शिक्षण, संस्कार और उनको जैसे घर परिवार में प्यार मिलता है वैसा वातावरण दिलाने के लिए हमने आश्रम की स्थापना कर दी, सबसे पहले पहल की। 15 तारीख को जो चेतावनी दी थी मौसम विभाग ने, यदि वक्त रहते वहाँ की सरकार इसके ऊपर कदम उठाती तो इतनी बड़ी त्रासदी से देश बच सकता था। और अब आपदा पीड़ितों की सहायता, सेवा, उपचार, यदि आपदा के आने के बाद भी लोगों तक ठीक से भोजन, पानी, उपचार आदि मिलता तो हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। और अब पुनर्वास के बारे में तो सोच ही नहीं पा रही है सरकार। प्रेस को संबोधित करने के पश्चात स्वामी जी ने युवा भारत के कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्र धर्म की दीक्षा देते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया एवं युवाओं से राष्ट्र निर्माण में आगे आने के लिए आह्वान किया। काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी, यही मुद्दे देश के रहने चाहिए। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी बात कही जाती है उसको ये लिखते भी नहीं, दिखाते भी नहीं, क्योंकि उनको लिखने के लिए भी और दिखाने के लिए भी अब अपने पास तो ये है नहीं, क्या करें। इसलिए अपने माउथ मीडिया, सोशल मीडिया, जिन भी युवाओं को सोशल मीडिया पर काम करना आता है वो अपने घर का अखबार है, बिना पैसे का अखबार है, उसमें अपनी बात लिखो और सच को आवाज दो। ये सरकार लोगों के मुंह पर ताले जरूर लगाना चाहती है, लेकिन अब ये सरकार हमारे मुंह पर ताले नहीं लगा सकती। हमारे भी मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की, बोले बाबा जी आप ये बोलोगे नहीं। मैंने कहा भाई मुंह पर ताले तो तुम नहीं लगा सकते। फिर हम पर 100 से ज्यादा केस किए। कितना? 100। पहले किसी के ऊपर 10 केस हो जाए तो 10 नंबर ही, बाबा 100 नंबर ही हो गया। आज तक जिन्होंने भी इन राक्षसों के खिलाफ बोला या तो उसको मिटा दिया या उसको दबा दिया, उसको इतना परेशान कर दिया कि वो बोल ना पाए। मैंने कहा ना तो तुम हमें मिटा सकते ना दबा सकते, अब की बार तो बारी तुम्हारी है मिटने की। अब इस कदर आपको तैयारी करनी है। अब जरा अगली बात गौर से सुनिए आप लोग। मैं आप लोगों को कुछ सूत्र दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार क्या करना है? किसके लिए वोट दे भाई? किसके लिए वोट दे? क्या गैर सांप्रदायिक तरीके के वोट देंगे? जाति के लिए वोट देंगे? हिंदू के लिए वोट देंगे? मुसलमान के लिए वोट देंगे? दलित के लिए वोट देंगे? किसके लिए वोट देंगे? देश के लिए। और देश कैसे बचेगा? तो वोट किसके लिए देना? अब कोई भी पार्टी हो, वोट किसके लिए देना?
वोट देश के लिए। देश कैसे बचेगा? जब काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, जब ये व्यवस्था बदलेगी, जब महंगाई खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी। तो वोट किसको दें? तो जिसके ये मुद्दे नहीं है उस पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। अब लोग कहते हैं हमको वोट दे दो, क्यों? बोले हम बने रहेंगे। हमें व्यक्ति को बनाने के लिए कि उसकी पार्टी को बनाने के लिए, एमएलए एमपी बनाने के लिए वोट नहीं देना, देश को बचाने के लिए वोट देना है, काला धन लाने के लिए वोट देना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए वोट देना है, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए वोट देना है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए वोट देना है। ये अब ऐसे बदलेगा, ये विचार बदलना है देश का। अभी तक हमको वोट दे दीजिए, हम एमएलए बन जाएंगे, हम एमपी बन जाएंगे, हमारे 10-20 एमपी चले जाएंगे। अरे तुम्हारे 10-20 एमपी जाकर के वहां करेंगे क्या, ये तो बताओ। 10-20 एमपी जाकर के करेंगे क्या? एक एमपी को 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं साल में। एक तुम्हारे 10-20 एमपी जाएंगे तो तुम पार्टी को, किसी भी कोई केंद्र में सरकार बनेगी तो ब्लैकमेलिंग कर सकते हो। इसलिए तुम वहां पर कहते हो कि हमको वोट दो, हमको सांसद बना दो, हमको मुख्यमंत्री बना दो, हमको प्रधानमंत्री बना दो। अरे तुम प्रधानमंत्री बनकर के करोगे क्या, वो तो बताओ। क्या करोगे और क्या किया? इसलिए अब अगली बात कह रहा हूं कि अब एक तो अपने संगठन की शक्ति का विस्तार करना हो, जो पूरे देश में इन बेईमानों के प्रति घृणा, नफरत हो, उसको संगठित रूप से ध्रुवीकरण करके सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काम करना है। यूथ को बूथ तक फैलना है, आगे दूर तक जाना है, और इस देश में रचनात्मक काम भी करने हैं। खाली आंदोलनों से किसी देश का निर्माण नहीं होता है, रचनात्मक कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें भी आपकी एक बड़ी भागीदारी होगी। और इसमें मैं आपको बात कहना चाहता था कि आखिर आज की अब जो बैठक बुलाई है, इस बैठक के जो 3 प्रयोजन हैं वो भी मैं आपके सामने थोड़ा और साफ करना चाहता हूं। एक काम, सारे जिलों के, तहसीलों के प्रभारियों को आज बुलाया गया है। भाई, आप हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है, और इतनी बड़ी संगठन की शक्ति, इतनी बड़ी समर्थन की शक्ति हमारे पास। मैं आपसे पूछता हूं, भगवान राम ने परिवर्तन किया था, भगवान कृष्ण ने परिवर्तन किया था, आचार्य चाणक्य ने परिवर्तन किया था, इसके मूल में जाकर के देखिए। महर्षि विश्वामित्र के मन में विचार उठा आसुरी राज को खत्म करने के लिए, तो उन्होंने महाराजा दशरथ से जाकर के किसको मांगा? राम और लक्ष्मण को मांगा। राम लक्ष्मण को मांग करके कहां ले गए? वन में लेकर के गए। और उसके बाद आगे क्या हुआ? राम रावण युद्ध हुआ। तो महर्षि विश्वामित्र ने परिवर्तन के लिए कितने लोगों को चुना? 2 को। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को परिवर्तन लाना था, तो उन्होंने कितने लोगों को चुना? 5। किनको? पांडवों को। और दूसरे उनके क्या लगते थे? कौरव क्या लगते थे? भाई, रिश्तेदारी लगते थे। अभी यही कौरव पांडवों का युद्ध बिहार में भी होना है और देश में भी होना है। सुनो, ये कुछ गहरी बातें हैं। पहले नरेंद्र भाई को तकलीफ किससे थी? पहले नरेंद्र भाई को तकलीफ थी सामंतवादी लोगों से। जो सामंतवादी, अधिनायकवादी सोच के लोग थे ना, अरे बोले ये कल का छोकरा कहां से आ गया? क्योंकि इसके पिताजी क्या किया करते थे? ट्रेन में चाय बेचा करते थे। और नरेंद्र भाई क्या किया करते थे? वो चाय के कप धो दिया करते थे, चीनी मिला दिया करते थे। है? तो अब ऐसी साधारण पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति आया और उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का भी दिल जीत लिया, उन्होंने पिछड़ों का भी दिल जीत लिया, उन्होंने अगड़ों का भी दिल जीत लिया, अति पिछड़ों का भी दिल जीत लिया। और उस व्यक्ति के अंदर साहस है,
तो भाई बहनों, आपको मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि अब हमको यह सोचना पड़ेगा कि यह गड़बड़ घोटाला क्यों हो रहा है। पहले सामंतवादी और अधिनायकवादी सोच के लोग नहीं चाहते थे ये आगे आए, वहां पर आगे आ गए, कई चक्रव्यूह बेंध लिए अभिमन्यु की तरह। अब ये नया चक्रव्यूह आ गया राष्ट्रीय पटल पर पिछड़ों का, क्योंकि पिछड़ों के जो सरदार थे उनको लगा ये कहां से आ गया। अब हम जब साधु बने, हमको तो साधु भगवान ने बनाया, उसी ने प्रेरणा दी, हमको किसी ने साधु बनने के लिए प्रेरणा नहीं दी। तो हमको लोग पास में नहीं बैठाते थे। हमने कहा भाई हम साधु बने हैं तो हम तो सेवा के लिए, साधना के लिए, लोक कल्याण के लिए, और आत्मा में जो मेरा परमात्मा मुझे प्रेरणा देता है उस काम को पूरा करने के लिए साधु बने हैं। हम आगे बढ़ते गए, हमें करीब यहां पहुंचने में 20 वर्ष लगे, लेकिन आज सबका हमने प्यार पाया है। ऐसा ही होगा, राजनीति में भी अवरोध आते हैं, ये सारी बाधाएं दूर होंगी, लेकिन उसमें काम बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बन जाएगी बात। अब मैं आपको बात कह रहा था, महर्षि विश्वामित्र ने क्रांति के लिए कितनों को चुना, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्रांति के लिए कितनों को चुना, और आचार्य चाणक्य ने कितनों को चुना। अरे एक को तो जानते हो, उनके पीछे 5-6 थे। तो भगवान महर्षि विश्वामित्र ने 2 को, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने 5 को, आचार्य चाणक्य ने कहते हैं 6 को चुना था। कुछ को सेनापति बनाया, फिर इसको तो है जो है राजा के रूप में प्रस्तुत किया, चंद्रगुप्त को। ठीक है, अच्छा। अब और समर्थ गुरु रामदास को उस समय भी पापियों का राज खत्म करने के लिए कितनों को चुना। तो 2, 4, 5, 6, 10 इसमें सिमट जाता है। आज हमने कहा कलयुग आ गया है, अब 2, 4, 5, 6 से बात नहीं बनेगी, इसलिए इस देश के हजारों हजारों लाखों लाखों युवाओं को और 125 करोड़ लोगों के अंदर से जागरूक भाई बहनों को हमने चुना है। अब करोड़ों लोग क्रांति के लिए खड़े हो गए हैं, तो परिवर्तन अवश्यंभावी। इसलिए अपना अवमूल्यन नहीं करना, अपना अधिमूल्यन भी मत करना, न्यायपूर्ण मूल्यांकन करना अपना। कई बार ये मीडिया के लोग भी हमें जो है हमारा अंडर वैल्यूएशन करते हैं, तो अपना अंडर वैल्यूएशन भी नहीं करना, अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट भी मत करना, अपना ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, अपना अवमूल्यन भी नहीं करना, अपना अधिमूल्यन भी नहीं करना, अपनी समर्थन और संगठन की शक्ति को अनुभव करना, और अब इसको नीचे तक विस्तार देना। ये पहला उद्देश्य आज की बैठक का। सभी प्रभारियों से मैं कहूंगा, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर कितना अपरिमित ज्ञान है, अपरिमित प्रेम करुणा वात्सल्य है, और एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वीरता है। पतंजलि योगपीठ ने आपदा पीड़ित निराश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के सहायतार्थ गुप्तकाशी के समीप नारायण कोटि में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया है। आप भी इस आपदा में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे अनाथ बच्चों को आदर्श इंसान बनाने के लिए उन्हें गोद लेकर मानवता की एक बड़ी सेवा करने के लिए आगे आएं। हम 125 करोड़ जागरूक व जिम्मेदार भारतीय इस देश में हैं। हमारे रहते हुए एक भी बच्चे के जीवन में निराशा और घोर अंधेरा न आने पाए। सहयोग हेतु संपर्क करें। पतंजलि सेवाश्रम, नारायण कोटि, केदारनाथ रोड, गुप्तकाशी, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 240 008, 244107, 246737, 096340 90389, 0955 753 1234, 098 979 07777। महंगाई का मुकाबला करने के लिए 100% शुद्ध व स्वदेशी पतंजलि आयुर्वेद के विदेशी कंपनियों से
2 से 10 गुना सस्ते हर्बल कॉस्मेटिक्स एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद अपनाएं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा व गुलाम बनाया। अब तो 5000 से अधिक विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। आए स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद के विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ उत्पाद अपने जिले के पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र एवं स्वदेशी केंद्र से प्राप्त करें। आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से जाने रोगों के अनुसार विभिन्न जीवनदायिनी औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों व घरेलू नुस्खों के उपचार। आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे और रात्रि 9 बजे। आस्था पर। आस्था जीवन का आधार। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। पतंजलि आयुर्वेद से रामू काका के छोटे से खेत ने बड़ा मुनाफा कमाया। ऐसे लाखों किसानों के सपने पूरे हुए और खुशहाल गांव ने दिया अपनी माटी से अपने किसानों का उपहार सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद। वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के परिष्कृत नवीन संस्करण का विमोचन देश के शीर्ष संतों एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस पुस्तक का नवीन अंग्रेजी अनुवाद संस्करण अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू द साइंस ऑफ आयुर्वेदा भी जन सामान्य के लिए उपलब्ध होगा। श्रद्धेय आचार्य श्री ने आयुर्वेदों का सार माने चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि समस्त ऋषियों ने जो आयुर्वेद में जिस आरोग्य के सूत्र दिए हैं उसको एक पुस्तक में पिरोया है। आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों के सचित्र विवरण युक्त पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं और अपनी मूल प्रकृति, शरीर की विकृतियों एवं रोगों के निवारण को जानकर शतायु जीवन जिएं। इतनी महंगी दवाइयाँ और इनके साइड इफेक्ट। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद, भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। सनातन परंपरा है और वर्षों का अनुसंधान। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। आपको यह जो इस बार विशेष सामग्री भी दी गई है, इसमें आपको एक तो ये भारत स्वाभिमान के पूरे उद्देश्य, इसको संक्षेप में कि आप इसको जेब में रख सकें और हमेशा आपके भीतर संकल्प की अग्नि जागृत रहे, इसलिए आप इसको पढ़ते रहना। देखो, आग में घी ना डालो तो आग क्या हो जाएगी? बोलो, बुझ जाएगी। आपके भीतर के भी संकल्प की अग्नि को यदि घृत नहीं मिलेगा, समिधाएं नहीं मिलेंगी तो बुझ जाएगी। इसलिए इसको पढ़ते रहना तो आपकी अग्नि प्रज्वलित रहेगी। और आपके भीतर कितनी शक्ति है वो इस वैदिक शिक्षा में पढ़ना। एक एक व्यक्ति में कितना है, कितनी है शक्ति। भगवान राम भी हमारे जैसे थे और कोई नया स्वरूप था उनका? बोलो, हमारे जैसे थे। भगवान राम के भी हमारे जैसा ही मस्तिष्क था, हमारे जैसे हाथ थे, हमारे जैसा ही शरीर था। आप सबके भीतर अपरिमित ज्ञान, अपरिमित प्रेम, करुणा, वात्सल्य, आपके भीतर अपरिमित शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, स्वाभिमान। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपना स्वयं का, अपने स्वयं का अधिमूल्यन मत करना और अपने संगठन का भी, स्वयं का भी और संगठन का भी। उसको अंडर एस्टिमेट मत करना, उसका अधिमूल्यन मत करना, अपनी शक्ति को पहचानना। आपके पास जितना सामर्थ्य है, कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी काम करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अरे 2 पैर दे रखे हैं ना भगवान ने, 2 हाथ दे रखे हैं ना। जब मैं घर से निकला था तब मेरे पास केवल मेरा संकल्प था, ना मेरे पास में एक सुई थी, ना मेरे पास में कोई एक साइकिल थी। मैं इन 2 पैरों से चला, इन 2 हाथों से काम लिया।
जो आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा दी उससे एक पल के लिए भी नहीं डिगा। आज यहां बैठा हूं और जहां परमात्मा लेकर के जाएंगे वहां पहुंचाऊंगा। आपसे भी यही कहता हूं, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने भीतर एक ऊंचा संकल्प रखिए कि मेरे पास तो स्वामी जी कम साधन है, कम संसाधन है। अरे 2 पैर तो दे रखे हैं ना, साइकिल तो मिल जाती है। हाँ? 1 महीना 15 दिन महीने भर मजदूरी करके साइकिल खरीद सकते हो तुम, और साइकिल से ही काम करो। अपने संगठन का इतना विस्तार करो, उसको इतना मजबूत बनाओ और परस्पर मिलकर के ऐसे काम करो समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। संगठन में काम करने के लिए 4 सूत्र होते हैं: प्रेम, कृतज्ञता। आपस में प्रेम करो। हम आपस में लड़ने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम असुरों से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो आपस में लड़ बैठते हैं। अच्छा, इधर ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये दलित, ये फलाना, ये अगड़ा, ये पिछड़ा, ये अति पिछड़ा, ये दलित, ये महादलित, ये और नई कौम बना दिए बिहार में। आपस में बांटते रहते हैं हमको। भाई बहनों, हमको आपस में नहीं लड़ना है। संगठन में भी 5 संगठन, ये उस संगठन का, ये सारे तो इकाइयां, ये तो प्रकृति और परिस्थितियों को देख करके कि युवाओं की अलग प्रकृति है, और इसमें जो है जो उम्र वाले हैं उनकी अलग प्रकृति है, किसानों की अलग प्रकृति और परिस्थितियां हैं, महिलाओं की अलग प्रवृत्ति और परिस्थितियां रहती हैं घर परिवार में, और आम आदमी के अलग हैं, और जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के हैं जिनकी प्रवृत्ति और जिनकी परिस्थितियां अलग अलग प्रवृत्ति और परिस्थितियों के अनुसार ये 5 संगठनों का निर्माण किया है। तो सबको मिलकर के इस संगठन को मजबूती और विस्तार देना है, समन्वय के साथ काम करना है। और इसके लिए आज सबकी सूचियां भी मंगाई गई हैं कि आज तक ये संगठन खड़ा हुआ है तो इसके हमारी शक्ति का केंद्र क्या थी? हमारी योग की कक्षाएं। योग करो, कराओ सबको योग, और उससे लोगों के स्वत्व को जगाओ, स्वाभिमान को जगाओ, उनकी चेतना को जगाओ। तो हमारी योग की कक्षाएं वो हमारी चेतना का केंद्र हैं, वो हमारी शक्ति पीठें हैं, वो हमारी ऊर्जा का केंद्र हैं। वहां से हमने विस्तार पाया है और इस चीज को यहां तक खड़ा किया है। हमारी इस पूरे अनुष्ठान का जो जन्म है वो योग से हुआ है। तो हमारी योग की कक्षाएं वो खूब मजबूती से चलनी चाहिए, और फिर सबको मिलकर के इन 5 संगठनों का विस्तार करना, नए कार्यकर्ताओं को तैयार करना, उनको प्रशिक्षित करना, और उनको रचनात्मक और आंदोलनात्मक कार्यों में उनका नियोजन करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, आप लोग नोट भी कर लीजिए, इसी के लिए आपको बुलाया है कि यहां से बैठक करके गए और नहीं तो भूल जाओगे कि बुलाया किसके लिए था। आप इतना कष्ट करके, हमने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी कहा है कि आप 1 दिन की बैठक के लिए आते हो तो आपको किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगना पड़े। अपने बूते पर अपने को राष्ट्र की सेवा करनी है। कम से कम 1 दिन का वेतन, महीने में 1 दिन का वेतन अपने को संगठन के लिए, सेवा के लिए, इस देश के लिए लगाना है। और 1 दिन का वेतन भी हम संगठन के लिए, सेवा के लिए, देश के लिए लगाते हैं। 1 दिन का वेतन, 1 दिन का वेतन आप यदि संगठन के लिए और सेवा के लिए खर्च करेंगे, देश के लिए खर्च करेंगे, तो आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम खुद कीजिए। 1 दिन का खाना अपने साथ लेके चलिए। आप इसके लिए आपको बुलाया है कि 1 दिन का खाना, पानी की 1 बोतल अपने साथ रखिए। जब प्यास लगे थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। दूसरा अपने को कहां पानी पिलाएगा? जो दूसरों के बलबूते पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कभी सफल नहीं हो पाते। अपने बूते पर अपने को परिवर्तन करना है, और अपने हक की लड़ाई कभी दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं है। इसलिए युवाओं को अपने हित की लड़ाई और देश के लोगों को अपने हित की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कोई राजनीतिक पार्टी हमारी लड़ाई लड़ने वाली नहीं है यदि हम नहीं खड़े हुए थे। तो एक बात तो ये कि आपको इस अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने समर्थन और संगठन की ताकत को पहचान करके फिर आगे इसको विस्तार देना है और अपने सृजनात्मक और रचनात्मक जो कार्य हैं उनको परिणाम तक पहुंचाना है। दूसरा, 5 संगठनों की इकाइयों का विस्तार बूथ लेवल तक करना है। संगठन की 5 इकाइयों का विस्तार बूथ लेवल तक करना है। उसमें युवा इकाई को
भूमिका निभानी है युवा भारत को। युवा भारत को नेतृत्व की भूमिका निभानी है, यह दूसरा उद्देश्य इस बैठक का बड़ा, क्योंकि सब इसमें मदद करेंगे, लेकिन युवाओं के अंदर जोश जुनून ज्यादा होता है। और चुनाव के समय ना आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, चुनाव के समय आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। उसमें घर घर तक लोगों को जाना, उनको चुनाव के लिए बाहर निकालना। करीब 40% लोग तो वोट ही नहीं करते, उनको भी निकालना पड़ेगा। जो 40% लोग वोट नहीं करते उनको भी निकालना है। और वोट किसे करना है? जो नहीं करते वोट किसे करना है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको वोट कराना है। ये दोनों काम आपको लेकर के जाने हैं। हमारी राजनीतिक भूमिका यह होगी कि 2014 में जो हमारे मुद्दों से पूरी सहमत हैं, हमने कोई समझौता नहीं किया है। हमने व्यक्ति के लिए या कोई राजनीतिक पद के लिए, सत्ता के लिए आंदोलन नहीं शुरू किया। हमने देश के लिए और मुद्दों के लिए आंदोलन शुरू किया है। हम क्या बनेंगे ये नहीं, देश कैसे बनेगा इसके लिए आंदोलन शुरू किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। 2014 में हम अपने मुद्दों में बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। 2019 में तो भारतीय राजनीति में हम एक भूचाल ला पाएंगे, और 2024 तक जो सपना हमारे 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने देखा था, हमारे सारे वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के सपनों को पूरा कर देंगे हम लोग। हमें इतनी बड़ी सोच के साथ आगे चलना है। हमें आज का भी सोचना है, कल का भी सोचना है, और भविष्य का भी सोचना है। एक बड़ी सोच के साथ चलेंगे तो ये काम हो पाएगा। ऐसे छोटा सोच करके काम नहीं बनेगा। अब लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा आंदोलन होना है दिल्ली में, और उसके लिए बिहार की भी बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। कभी कभी मौका आता है एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए। तो अभी 2014 की बहुत बड़ी भूमिका होगी भारत के भविष्य के लिए। ये एक तरह से जो है एक वर्तमान में एक नया महाभारत होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, वर्तमान में एक नया महाभारत, एक नई रामायण होगी। और इसमें जो है इस धर्म युद्ध में, इस देवासुर संग्राम में आप लोगों को एक बड़ी भूमिका निभानी है। तो ये आगामी आंदोलन के लिए आपको सूचियां तैयार करनी है। आपको सूचियां तैयार ये करनी है। अपने कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिला। एक एक जिले से 1,000 भी युवक उठते हैं तो कितने हो जाते हैं? 38,000 युवक हो जाते हैं। इतनी बड़ी। और 1,000 तो अपने कार्यकर्ताओं के मित्र मंडली को और उनके परिजनों को, उनके साथ मिलने जुलने वालों को लगाए तो हो जाते हैं। हर एक काम का के लिए एक टाइम लगता है। अब देश में एक पूरा परिवर्तन लाना है। इसके लिए 2014 से शुरुआत करेंगे और 2024 तक पूरे भारत में एक नया परिवर्तन हम अपनी आंखों के सामने लेकर के आएंगे। इतनी बड़ी तैयारी के साथ चलना है। तो आपको कम से कम इतना तो सोचना है। 2014 से 2024 तक तो सोचो, कम से कम 10 साल की योजना तो बनाओ। अब इसके लिए कुछ लोगों को सक्रिय भूमिका में आना पड़ेगा, कुछ लोगों को एक अंशकालिक भूमिका में आना पड़ेगा, और कुछ लोगों को बड़ी भूमिका में आना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैंने घर छोड़ करके ठीक निर्णय लिया कि गलत? अरे जोर से तो बोलो। अच्छा, मैंने शादी ना करा करके सही निर्णय लिया या गलत? अच्छा, सोच समझ के बोलना, आपकी भी बारी आने वाली है। मैंने घर छोड़ करके सही निर्णय लिया कि गलत? शादी ना करा के योगी बन के सारे संसार का जो उपकार करने का निर्णय लिया, तो ये सही निर्णय था या गलत? अच्छा, मैं हिमालय में रहता और वहीं पर कंदराओं में अपनी मुक्ति के लिए जब तब ध्यान योग करता, ये सही था या पूरे देश को योगी बना रहा हूं? पूरे देश की सेवा ठीक है या राष्ट्र कल्याण का काम ठीक है या आत्म कल्याण वाला? तो मात्र आत्म कल्याण नहीं, आत्म कल्याण तो अभी भी मेरा हो रहा है, लेकिन मात्र आत्म कल्याण वाला नहीं, राष्ट्र कल्याण,
राष्ट्र निर्माण, युग कल्याण, युग निर्माण, लोक कल्याण का रास्ता सही है या गलत? सही है। तो आपने 3 बातों के ऊपर हामी भरी है। घर छोड़ करके मैंने सही निर्णय किया, मैंने शादी न करके और मैंने मात्र आत्म कल्याण न करके लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, युग निर्माण के लिए जो सेवा का रास्ता चुना, ये सही निर्णय है, ये सही काम है। ठीक बात है ना? तो ये सही काम ये मुझे ही करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। इस देश की आबादी कितनी है? 125 करोड़। कितनी है? अब इसमें इतनों से काम चल जाएगा और ज्यादा पैदा करने की जरूरत है? 125 करोड़ लोगों के लिए हमारे पास में स्कूल है, पूरे कॉलेज हैं, बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल है, काम करने के लिए रोजगार है, खाने के लिए बहुत अच्छा खाना है, फिर और ज्यादा क्यों पैदा करने में लगे हुए हो? इसका मतलब मैंने शादी न करा करके सही निर्णय। अब सुनो जरा, अब ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं और इसकी जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे अपने जैसे कितने 100 नचिकेता, उनकी सार्ध शताब्दी, 150वां वर्ष उनका मनाया जा रहा है, सार्ध शताब्दी मना रहा है पूरा देश। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मुझ जैसे कितने चाहिए? 100 चाहिए, 100 युवक चाहिए। तो वो तो पूरे देश से चाहते थे, मुझे बिहार से 100 युवक युवतियां चाहिए। इनके लिए ही हमारे पास में पूरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इनकी सुख सुविधाओं के लिए हम अभी पूरा इंतजाम नहीं कर पाए। तो ये अंतिम बात है, फिर इसके बाद आपसे कुछ और कहना है मुझे। हाँ, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप जीवन में जो कुछ करते हैं, आपको क्या चाहिए? सुविधा, संसाधन, समृद्धि, शक्ति। किसके लिए? इससे क्या मिलता है आपको? सुविधाओं से क्या मिलता है? बोलो। सुख। संसाधनों से क्या मिलता है? सुख। समृद्धि से क्या मिलता है? सुख। और अपने पास में शक्ति, सामर्थ्य होता है, उससे क्या मिलता है अपने को? सुख। तो मैं अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ो। हम सुविधाएं, संसाधन और समृद्धि, शक्ति इसलिए पाना चाहते हैं कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। मैं आपको शाश्वत सुख देना चाहता हूं और आप लोगों की जिंदगी में सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि और शक्ति वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप एक बार बाहर निकलिए। भाई, आदमी सब कुछ करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, खेती करके, व्यापार करके क्या पाना चाहता है? सुख। और सुख के लिए सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि और शक्ति पाना चाहता है। तो जब मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आपके लिए सुविधाएं, संसाधन, समृद्धि, शक्ति और सुख मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें एक गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पीछे घर वालों को दुखी करके मत आना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जो गृहस्थी हैं, जो वानप्रस्थ की उम्र हो चुकी है, तो मेरे साथ आ सकते हैं, और वानप्रस्थ में भी जो कम से कम आगे 10, 15, 20 साल सेवा कर सकते हैं। दूसरा, जिनकी शादी नहीं हुई है। चंद्रशेखर ने शादी की थी क्या? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने शादी की थी, महर्षि दयानंद ने शादी की थी, स्वामी विवेकानंद ने शादी की थी। तो फिर ये शादी कोई अंतिम चीज है क्या? जिस किसी को देखो वही घोड़ी पर चढ़ना चाहता है। अरे अपनी घोड़ी तो ठीक कर ले, अपनी घोड़ी लचर पचर हो रही है, घोड़ी पर बैठने की तैयारी कर रहा है। भाई बहनों सुनो, आप में से जो भाई बहन घर पर रह करके सेवा कर सकते हैं, वो तो घर पर रह करके सेवा करना, ठीक है? अभी कुछ व्यवस्थाएं हैं, ऐसे घर में परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप छोड़ नहीं सकते। वैसे तो देखो, जो भगवान के लिए जीवन जीना शुरू कर देते हैं,
जो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, उनका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। मैंने वो किया जो मेरे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे रहा था। मेरे भगवान ने मुझे कहा, बेटा ये सामान्य उद्देश्य तो सब पशु भी पूरा करते हैं। अरे हम कितना खाते हैं दिन भर में? 2 किलो से ज्यादा तो नहीं खाते होंगे। मैं तो 250 ग्राम से ज्यादा नहीं खा पाता हूं, छोटा सा पेट है। देखो अभी पटना आते समय खाया था, अभी हजम हो गया। देखो इतना सा खाया था। हम 2 किलो नहीं खाते और उसी के लिए सोचते रहते हैं, अरे हाथी 100 किलो से ज्यादा खाता है, कभी नहीं सोचता कल को क्या मिलेगा। न आहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अरे खाने पीने के बारे में मत सोचो, कपड़े के बारे में सोचते रहते हैं। ये सारे जीव जंतु चींटी से लेकर के हाथी तक एकदम नंगे घूमते हैं, कोई जरूरत है इनको कपड़ों की? भगवान ने, प्रकृति ने सारी व्यवस्था की हुई है। जमीन के चक्कर में 2 गज जमीन काम आएगी आदमी के, चाहे लेट लो, चाहे बैठ लो, चाहे जिंदा रहो या मर जाओ शमशान या कब्रिस्तान में। 2 गज से ज्यादा जमीन काम नहीं आती, 2 वस्त्र से ज्यादा कपड़े काम नहीं आते, और 2 वक्त की रोटी जो थोड़ा बहुत भी काम करता है उसको मिल जाती है, चींटी से लेकर के हाथी से मनुष्य तक। इसलिए न आहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्मम एकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मना सह जायते। अब आपको जो बात मैं कहना चाहता हूं, एक तो आपको घर में रह करके सेवा की भूमिका निभानी है, वो तो सबको करना है, और कुछ को मेरे साथ मैं अपने जैसा बनाना चाहता हूं। तो मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? मैं सभी अपने लोग अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। शराबी शराबी बनाता है, जुआरी जुआरी बनाता है, भिखारी अपने जैसे भिखारी बनाता है, जिसको जो जैसा है वैसा बनाता है। तो मैं तो दयानंद का सिपाही हूं, सत्य का राही हूं। मैं तो विवेकानंद के पथ पर चलने वाला, मैं तो चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के मार्ग पर चलने के मैंने व्रत लिया है। मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप में से ऐसे भाई बहन जो अपने जिंदगी का सपना एक छोटी सी दुनिया को बसाना नहीं बनाना चाहते, जो अपने जिंदगी का सपना इस भारत माता को विश्व गुरु बनाने का लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा देश आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति कैसे बने, मैं 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां कैसे लेकर के आऊं। 2-4 लोगों की जिंदगी की खुशियां लाने के लिए तो सभी कोशिश करते हैं। हम दूसरों को खुशियां बांट के प्रसन्न होते हैं। माता पिता हमारे लिए अच्छा मोबाइल लेके आते हैं, अच्छी गाड़ी लेकर के आते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, अच्छे कपड़े लेके आते हैं, उनको क्या मिलती है? खुशियां मिलती है। दूसरों को सुख दे करके खुशियां मिलती है, खुद सुख भोग करके खुशियां नष्ट हो जाती है। भाई बहनों, अब आपसे एक संकल्प मैं लेना चाहता हूं। आप में जो घरों में रह करके देश की सेवा कर सकते हैं वो तो देश की सेवा करेंगे ही, जो देश की सेवा नहीं करते वो कृतघ्न होते हैं। और नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ते नराः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरौ। जो मित्र के साथ धोखा करता है, जो कृतघ्न होता है माता पिता मातृभूमि भगवान का, अपने शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी बार भी हम जन्म लें और देश की सेवा करें तो मातृभूमि के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। इतना उपकार है इस देश का हम पर, बहुत बड़ा कर्तव्य है इस देश के प्रति हमारा। तो कृतज्ञता का भाव लेकर के अपने कर्तव्य का पालन हमें करना है। मैं बात आपसे कह रहा था, जो घर में रह करके सेवा कर सकते हो तो घर में रह करके सेवा करेंगे। एक योग शिक्षक कार्यकर्ता के रूप में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, एक अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजधर्मी कार्यकर्ता के रूप में। अब मैं 3 कार्यकर्ताओं की बड़े रूप में बात कर रहा हूं, बड़ी भूमिका निभाने के लिए। एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता, क्या बोला मैंने? कि मुझे तो केवल इस अभियान के लिए जीना है, भारत स्वाभिमान के लिए जीना है, युवा भारत के लिए जीना है, सेवा के काम के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जीना है। ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता। आप में से बहुत से भाई ऐसी सेवा दे रहे हैं यहां पर। उन सब भाई बहनों को
हमारी शुभकामनाएं हैं, उनके लिए आशीर्वाद है। और ये लंबी श्रृंखला हमें और बनानी है। कुछ लोग इसी के लिए जीने वाले चाहिए। कुछ लोग धन के लिए जीते हैं, कुछ लोग सुख सुविधाओं के लिए जीते हैं, कुछ लोग पदों के लिए जीते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए जीते हैं। उनको पूछो क्या कर रहे हो, बोलो टाइम पास कर रहे हैं। कुछ काम ही नहीं है जिंदगी का, कोई मकसद ही नहीं है बड़ा। कुछ जो लोग जीने के लिए जी रहे हैं, बस ऐसे ही जी रहे हैं। तो आपको ऐसे साधारण जीवन नहीं जीना। तो कुछ पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहे हैं भाई, फिर एक सेवाव्रती कार्यकर्ता, और एक फिर गुरुकुल में पढ़कर के विद्वान होकर के एक आचार्य के रूप में जिनको स्वयं को प्रकाशित करके इस जगत को प्रकाशित करना है, ऐसे भाई बहन। अब आप में से जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता या मेरी तरह से जो मैंने पढ़ाई पढ़ी, ठीक पढ़ाई पढ़ी कि गलत? मैंने वेद शास्त्र पढ़ा, व्याकरण शास्त्र पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, रामायण महाभारत गीता उपनिषद और अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र सब पढ़ा है ना। तो आपको भी पढ़ना चाहिए कि नहीं? आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो जिससे प्यार करते हैं ना, जो वो करता है वो करना पड़ता है। हाँ, घरों में भी ऐसा ही होता है। अपने को पसंद नहीं है फिर भी पत्नी को पसंद है, इसलिए पिक्चर देखने जाना पड़ता है। अपने को पसंद नहीं है फिर भी कंपनी देने के लिए उनके साथ पराठा खाना पड़ता है, गोलगप्पा खाना पड़ता है। पसंद नहीं है, कंपनी देने के लिए खाना पड़ता है, उनकी पसंद के लिए। तो जो मुझे प्रिय है वो आपको भी प्रिय होगा, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मैंने ये पढ़ाई पढ़ी और इसके बाद ये निर्णय किया कि मुझे देश के लिए काम करना है। तो आप में से जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अथवा गुरुकुल में ये पूरी वेद विद्या पढ़ करके मेरी तरह से, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी की तरह से, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, और मैंने कहा हमारे इन क्रांतिकारियों की तरह और आदि शंकराचार्य जी की तरह, ये बड़ा उद्देश्य है जीवन का। ऐसे काम के लिए कितने युवक आगे आना चाहते हैं? जरा खड़े हो जाओ। इसमें पहली शर्त है कि शादी नहीं भी होनी चाहिए। अब आप लोगों को सुनो, एक फॉर्म भरना है और गुरु पूर्णिमा पर 22 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, 20 तारीख से वहां पर एक विशेष कार्यक्रम होगा। फिर 6 महीने के लिए एक फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा आप लोगों को कि पूरी दुनिया कहां खड़ी है और हमें इस देश को कहां लेकर के जाना है, हमारे सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दायित्व क्या हैं और अपना जीवन कितना ऊंचा होना चाहिए, उसके लिए क्या तैयारी करनी है अपने को। अब इसमें वो भी लोग हो सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुलीन हैं। कुलीन से मतलब कोई जाति मजहब से नहीं है, अच्छे संस्कार, अच्छे परिवार, अच्छे माता पिता, चरित्रवान माता पिता के घर में जिनका जन्म हुआ है और जो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या कोई IAS, IPS, जज, कोई बड़ा दायित्व निभाया है जिम्मेदारी के साथ। ऐसे भी जो गृहस्थ होकर के भी 60 साल के आसपास की जिनकी उम्र है, 50-60 के आसपास, और अब सांसारिक दायित्व पूरे कर चुके हैं और वो भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो जो सांसारिक दायित्वों से मुक्त हो चुका है। और ये पूर्णकालिक के अलावा ये सेवाव्रती और गुरुकुल में आप में से कितने ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं? 10वीं 12वीं पास कर लिया है, नीचे कर लो। जिन्होंने BA या MA कर लिया है, जो खड़े हुए हैं काफी हैं, इसमें BA MA वाले भी, हाथ नीचे कर लो। जो BA MA कर चुके हैं इनको और पढ़ाएंगे थोड़ा हम, वैदिक एजुकेशन, वेद, दर्शन, उपनिषद, हमारा शास्त्र, वो परंपरा। इस बैठक में आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं और मैंने कहा कि अपनी प्रामाणिकता के साथ एक बड़ी सेवा करने के लिए, उसके लिए आपको कुछ मैंने बातें भी बताई। अभी इस बैठक को मुख्य रूप से युवा भारत को मजबूती से खड़ा करने के लिए कुछ भाइयों को जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया है।
तो आपको अपने जिले में, अपनी तहसील में, अपने 10-20 गांव में एक बड़ी भूमिका निभानी है। और हमारे युवा भारत के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, भाई प्रकाश त्यागी जी एक बार खड़े हो जाएंगे। प्रकाश बीच में आ रहा है, इस प्रकाश के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो पूरा समय शक्ति ऊर्जा इसी काम के लिए लगा रहा है। और प्रकाश भाई के साथ में एक पूरी टीम यहां पर युवाओं की राज्य स्तर पर काम कर रही है। और ये इस बार युवा भारत के लिए एक विशेष रूप से उपलब्ध कराई गई है कि जिससे दूर से ही पहचान हो सके युवा भारत के कार्यकर्ताओं की। और भाई दीप कुमार जी, वैभव कुमार जी, रजनीश और नैनार, सुनील भाई, अमर कुमार, रवीश कुमार और वेदवती, एक बार इन सभी युवा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है जो बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और सब भाई बहनों को एक एक जिले में, एक एक तहसील में, एक एक बूथ के ऊपर ऐसी एक मजबूत टीम बनानी है। मैंने ये कुछ नाम यहाँ के राज्य स्तर पर जो भाई बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए, भाई अजीत जी और हमारे भाई अरुणेश जी, एक बार दोनों ही हमारे राज्य प्रभारियों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है जो बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और पूरे राज्य में कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विशेष जो जिम्मेदारियां दी हुई हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत प्रामाणिकता के साथ निभा रहे हैं। एक बार सभी कार्यकर्ताओं का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी आज हमारी इस बैठक में आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी जो केंद्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो आदरणीय जेपी जी के समय से ही बहुत, जिनके दिल में संकल्प है देश के लिए बहुत कुछ करने का अरमान है और अपने इस अभियान के साथ में बहुत श्रद्धा और प्रामाणिकता के साथ जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ हैं।